बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि इस चैप्टर में कि सोवियत संघ की जो अंतर्निहित कमियां थीं वो किस प्रकार उसे आर्थिक रूप से धन के मामले में विशेषकर कमज़ोर कर रही थी और सोवियत संघ धीरे धीरे अपनी जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होता जा रहा था। अब हम वो घटनाक्रम पढ़ेंगे जिसके कारण अंततः 1991 में सोवियत संघ का अंत हो गया। यहाँ पर आपके पेज नंबर 19 पर, किताब के पेज नंबर 19 पर यहाँ दिया है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ये नाम सोवियत संघ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। यहाँ पर ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि सोवियत संघ का जो हेड होते थे, जो संस्था के प्रधान, जो पूरी शक्ति का उपयोग करते थे, वो जो पूरी सोवियत संघ की जो एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी हुई थी उसके जनरल सेक्रेटरी या महासचिव थे। ठीक, तो एक तो प्रेसिडियम का अध्यक्ष होता था और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव। इसके पास अकूत पावर थी, इन्हीं के निर्णय पूरे सोवियत संघ में मान्य होते थे। तो 1985 में, मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव वो कम्युनिस्ट पार्टी के हेड या महासचिव बन गए। ठीक है, गोर्बाचेव और इनसे पहले के जो नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के या जो महासचिव थे, उनमें एक जो अंतर था कि ये सभी पहले के नेता भी ये जानते थे कि ये कमियां हमारी व्यवस्था में हैं, जनता में असंतोष फैल रहा है, लेकिन उन्होंने कोई पॉलिसी चेंज नहीं किया, नीति में कोई परिवर्तन नहीं लाए। गोर्बाचेव जब इनका उद्देश्य था इस व्यवस्था को सुधारना, जैसा यहाँ लिखा, उन्होंने नीतियों में कुछ चेंज लाया जिससे कि सोवियत संघ की व्यवस्था सुधर पाए, जनता को जो उनकी उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो मिल पाएँ और जो अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ रहा है लगातार वो कम हो जाए, उसमें कुछ सुधार आ जाए। ठीक, इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाए, क्या चेंज लाए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का उन्होंने प्रयास किया। कि लोकतांत्रिक रूप देने से क्या, कि जनता को अपने असंतोष व्यक्त करने का थोड़ा मौका मिले। प्रेस से, जैसे कि प्रेस सेंसरशिप को उन्होंने ढीला किया कि लोग अपनी बातों को कह सकते, पूरी तरीके से नहीं हटाया लेकिन उसको थोड़ी ढील दी कि जो है लोग अगर अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो उसे कह सकते हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ठीक, इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था में उन्होंने सुधार की है, आर्थिक राजनैतिक सुधार, जिसे ग्लासनोस्त और पेरोस्त्रोइका कहा गया। यहाँ पर आपके पेज नंबर 20 पर ये पेज नंबर 22 पर यहाँ पर सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र, और उसके बगल में अगर आप देखिए तो ये मिखाइल गोर्बाचेव, इनका पोर्टफोलियो दिया हुआ है। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो ये अंतिम महासचिव या राष्ट्रपति सोवियत संघ के थे, इन्होंने 2 पॉलिसी शुरू की। ये जो 2 शब्द आपको यहाँ मिलेंगे, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेरोस्त्रोइका और ग्लासनोस्त। क्या था? ये रूसी वर्ड है, रशियन लैंग्वेज का वर्ड है। हिंदी में इसका मतलब है, पेरोस्त्रोइका का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग, पुनर्रचना, पुनर्निर्माण, और ग्लासनोस्त का मतलब ओपननेस, खुलापन लाना। तो ये दोनों वर्ड थे जिससे जो गोर्बाचेव की आर्थिक और राजनीतिक सुधार की पॉलिसी थी उसे डिनोट किया जाता है, उनको बताया जाता है। तो ये आर्थिक और राजनीतिक सुधार 1985 में जब गोर्बाचेव पार्टी के महासचिव बने, उन्होंने 1986 से ये कार्य शुरू किया कि जिससे सोवियत संघ की व्यवस्था सुधर जाए। सोवियत संघ को विघटित करना गोर्बाचेव का उद्देश्य कतई नहीं था। वो ये चाहते थे कि सोवियत संघ की जो कमियां हैं, जिसके कारण वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, वो
जो है सुधर जाए। इसी सुधार तो उन्होंने जैसे मीडिया पे प्रेस सेंसरशिप हटाई, आर्थिक उदारीकरण किया, विदेश से मतलब सोवियत संघ के अलावा जो बाकी विश्व था उससे व्यापार शुरू किया। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही थी, उसका अकूत नियंत्रण था, उसे कम करके बहुदलीय व्यवस्था की शुरुआत की। तो इसी को कहते हैं उनका आर्थिक और राजनैतिक सुधार। ठीक, अभी बाद में हम देखेंगे कि इन्हीं सुधारों के कारण धीरे धीरे जो है सोवियत संघ विघटित हो गया, वो बाद में देखते हैं। जो गोर्बाचोव की अन्य उपलब्धियां हैं, उन्होंने शस्त्र नियंत्रण, हथियारों के होड़ पर रोक लगाने का प्रयास किया, क्योंकि एक लीडर के रूप में, एक नेता के रूप में वो जान रहे थे कि इन हथियारों की होड़ से सोवियत संघ का एक बहुत बड़ा हिस्सा संसाधनों का वो हथियारों पर वेस्ट जा रहा है और वो जनता की भलाई में नहीं लग पा रहा। इसी तरीके से 1979 अफ़गानिस्तान, जो भारत का पड़ोसी देश है, और पूर्वी यूरोप, वहाँ जहाँ जहाँ पर सोवियत संघ की सेनाएं स्थापित थी उनकी रक्षा के लिए, उसका एक बहुत बड़ा खर्चा सोवियत संघ उठाता था। उन्हें, उन सेनाओं को भी गोर्बाचोव ने वापस बुला लिया कि आप वापस आ जाइए, अब हम वापस अपनी सेना नहीं रखेंगे। ये सब कदम गोर्बाचोव ने किस लिए उठाए थे कि जिससे कि सोवियत संघ पे अर्थव्यवस्था पर जो बोझ पड़ रहा है, जो इतना खर्चा हो रहा है, वो कम हो पाए। इसके अलावा उन्होंने जर्मनी के एकीकरण का विरोध नहीं किया। बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी और 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया और इसका एकीकरण होने दिया। ठीक, और इन्हीं सब की परिणति क्या हुई कि शीत युद्ध खत्म हो गया, अर्थात द्वितीय महाशक्ति समाप्त हो गई। यहाँ पर ये जो प्रमुख घटना चक्र दिए हुए हैं, मार्च 1985 से मार्च 1985 1985 जब गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। यहाँ पर एक नाम आप लोग और पढ़ेंगे, वो है बोरिस येल्सिन। ये रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बने। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ और रूस अलग है। सोवियत संघ 15 गणराज्यों का मिला के बना हुआ संघ है और रूस उसका एक पार्ट है। तो मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के पार्टी महासचिव थे और बोरिस येल्सिन उसके एक घटक जो सबसे बड़ा था, यद्यपि रूस उसकी प्रमुख बने। बोरिस येल्सिन का नाम इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सोवियत संघ को विघटित करने में या रूस के सोवियत संघ से अलग होने के लिए काफ़ी प्रयास किया। फिर यहाँ पर 1988 में जैसे ही आर्थिक और प्रेस सेंसरशिप हटाई गोर्बाचोव ने, वहाँ पर जो लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया, ये 3 बाल्टिक देश पूर्वी यूरोप के थे जो सोवियत संघ का घटक देश थे, उनमें जनता ने ये आंदोलन शुरू कर दिया कि हमें सोवियत संघ में नहीं रहना, उनसे अलग होना है। उसी के एक साल बाद अक्टूबर 89 में जो वारसा पैक्ट 1955 में बना था, उस वारसा समझौते में सोवियत संघ ने ये घोषणा तय कर दी कि जो उससे अगर अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है, हम उसको रोकेंगे नहीं। ठीक, और नवंबर में ही बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। ये 1989 का घटनाक्रम है। 4 महीने बाद फरवरी 1990 में, जो यहाँ एक क्वेश्चन और छोटा सा बहुविकल्पी में कोई पूछ सकता है कि सोवियत संघ की संसद को क्या कहते थे या ड्यूमा किसे कहते हैं, तो सोवियत संघ की संसद को ड्यूमा कहते थे। तो फरवरी 1990 में गोर्बाचोव ने एक और सुधार किया, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही समाप्त कर दी और चुनावों में बहुदलीय राजनीति की, मतलब अब जो चुनाव होंगे उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा अन्य पार्टी भी हिस्सा ले सकती हैं और अगर जीत जाएं तो सरकार बना सकती हैं। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही जो 72 साल की थी वो ख़त्म कर दी। जून 1990 में रूस सोवियत संघ से अलग हो गया और उसी के पहले मार्च 1990 में लिथुआनिया, ये आपने देखा होगा कि 88 में यहाँ आज़ादी के लिए आंदोलन जो शुरू किया था
और 2 साल बाद मार्च 90 में लिथुआनिया सबसे पहला गणराज्य था सोवियत संघ का, जिसने अपने को ये घोषित कर दिया कि अब हम सोवियत संघ का हिस्सा नहीं, उससे अलग है। तो अगर ये पूछा जाए कि पहला कौन सा गणराज्य था जो सोवियत संघ से अलग हुआ, तो मार्च 1990 में लिथुआनिया अलग हुआ। उसी के तीसरे महीने या 2 महीने बाद जो रूस था, रूस गणराज्य, उसने भी अपने को सोवियत संघ से अलग घोषित कर दिया बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में। येल्सिन कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो गए और रूस के पहले राष्ट्रपति बन गए। ठीक, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, जो गोर्बाचेव की सुधार नीतियों से असंतुष्ट थे कि गोर्बाचेव पूरे सोवियत संघ को विखंडित कर रहे हैं, उन्होंने गोर्बाचेव को उनके पार्टी, जो सोवियत संघ का पार्टी महासचिव का पद से उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। सितंबर 1991 में, 1 साल बाद, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये तीनों अलग देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। यहाँ ये चीज़ आप लोग आगे संयुक्त राष्ट्र संघ भी पढ़ेंगे, जो स्वतंत्र देश है वही संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर बन सकता है। अर्थात एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये तीनों सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र संप्रभु देश बन गए और इस रूप में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दे दी। बाद में ये नाटो में भी शामिल हुए हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम आता है वो है दिसंबर 1991। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस, यूक्रेन, इन्होंने वो संधि जो 1922 में करके सोवियत संघ का निर्माण किया था, जो समझौता, उस संधि को समाप्त कर दिया। तो संधि समाप्त होने का मतलब संघ खत्म हो गया, सोवियत संघ समाप्त हो गया। तो कौन से वो 3 देश थे जिन्होंने बनाया था? रूस, बेलारूस और यूक्रेन, और 1922 में बनाया था और 1991 में उसे ख़त्म कर दिया। और एक लूज फेडरेशन, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट मतलब हर राष्ट्र स्वतंत्र है अपनी नीतियां बनाने में, वो किसी दूसरे के अधीन नहीं है। इसीलिए देखिए यहाँ शब्द है स्वतंत्र राष्ट्र। तो ये CIS बनाया गया। ये भी पूछा जा सकता है सोवियत संघ के निर्माण के बाद कौन सा संगठन अस्तित्व में आया है, तो वो है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। उसके बाद जो देश उसके सदस्य बने वो कल आपको लिख के भेजा भी जा चुका है, यहाँ नाम दिया है। और 25 दिसंबर 1991 अगर ये पूछा जाए तो 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन होता है। तो 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ समाप्त हो गया। ठीक, तो ये था बच्चों वो विघटन का घटना चक्र। और इसमें हम लोग ये पाते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, कि मिखाइल गोर्बाचेव जो अंतिम महासचिव थे सोवियत संघ के और राष्ट्रपति, उनकी भूमिका, उनकी नीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण रहीं, जिन्होंने लास्ट में आकर अंततः सोवियत संघ का विघटन कराने में योगदान किया। यहाँ पेज नंबर 19 पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पर ये जहाँ गोर्बाचेव का चैप्टर शुरू हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर धीरे धीरे लिखा है कि जैसे ही थोड़ी सी ढील सरकार के नियंत्रण में दी गई, तो जो जनता का असंतोष था वो बड़ी तेज़ी से उभर के बाहर आया। और इससे क्या हुआ, लोगों ने और मांग करनी शुरू कर दी कि थोड़ी ढील नहीं दीजिए बल्कि पूरा नियंत्रण समाप्त करिए, जिसमें बोरिस येल्सिन जो रूस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और धीरे धीरे जो है जो पूर्वी यूरोप के देश थे, मुख्यतः आपको बार बार बताया गया कि सोवियत संघ में 2 महाद्वीपों के देश मुख्यतः थे, एक पूर्वी यूरोप के और मध्य एशिया के। तो जो खासकर जो यूरोप के देश थे, उन्होंने पहल सोवियत संघ से अलग होने की मांग की, जिसमें रूस भी शामिल था। 91 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, ये छोटा सा है, इसको भी ध्यान से देखिए। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट
स्टेट स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, शॉर्ट में CIS, इसका गठन करके वो लोग आपस में लूजली एक व्यापार के सहयोग के लिए जुड़ गए। दूसरी चीज़, जो मध्य एशियाई देश थे जिन्होंने बिल्कुल ये मांग नहीं की थी कि हमें सोवियत संघ से अलग होना है, लेकिन चूंकि सोवियत संघ ही विघटित हो गया तो वो सब भी स्वतंत्र देश बन गए, उन्हें भी राष्ट्रकुल का हिस्सा बनाया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकता है बच्चों कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया, वो था रूस। जो रूस गणराज्य था उसे ही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उत्तराधिकारी का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे। उत्तराधिकारी वो होता है जो जिस व्यक्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करता है उसके सारे अधिकार और दायित्वों को वो वहन करता है। तो यही हुआ कि सोवियत संघ के जितने अधिकार थे और उसके जितने दायित्व थे वो सब रूस ने स्वीकार किए और रूस को उसका सक्सेसर घोषित किया गया। तो अधिकार क्या क्या प्राप्त हुए? जो सोवियत संघ के परमाणु हथियार थे वो रूस को मिले। सुरक्षा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है वो रूस को मिली। और इसके साथ साथ सोवियत संघ के जहाँ जहाँ जो जो समझौते थे अंतर्राष्ट्रीय, उसका दायित्व भी रूस को निभाना था। तो ये याद रखिएगा, सोवियत संघ और रूस में अंतर क्या है, ये बहुत माइन्यूट सा उसे ध्यान रखना है। कल हम लोग ये जानेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ और उसके क्या परिणाम हुए।